नमस्कार, मैं पीयूष ताड़ा। जीटीपीएल के आरोग्यम धन संपदा इस शो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार अकोला के फेमस होम्योपैथी तज्ञ डॉक्टर सत्यजीत कुचर हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे होम्योपैथी को लेकर। जितने भी आपके सवाल है उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हम आपके शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, होम्योपैथी को एलोपैथी की तरह फेमस क्यों नहीं है? फेमस क्यों नहीं है, जैसे हम मेन स्ट्रीम क्यों नहीं है? हाँ, वैसे तो एलोपैथी के बाद अगर WHO का सर्वे, अगर WHO का स्टेटमेंट आप देखें तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्रिफर्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी की तरह फेमस क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस है। एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी एजुकेशन, बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे। जो लोकाश्रय में आला है पर राजाश्रय नहीं में आला है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। जितना एक अगर मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो थोड़ा सा सौतेला व्यवहार भी मिलता रहा है पिछले कुछ सालों से। जब से आयुष मिनिस्ट्री बनी है तब से कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन पे तो आ गए हैं। एलोपैथी के साथ इस तरह की कोई कंपटीशन नहीं है। हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये बात ज़रूर है कि जितनी अभी जैसे मैंने कहा कि जेवढा राजाश्रय मिळाला पाहिजे तेवढा राजाश्रय नहीं मिळाला, लोकाश्रय मिळाला है। पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर 8, 10, 15, 20 सालों में बहुत सारा सिनेरियो चेंज हुआ है। लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो जो स्टेटस मिलना चाहिए वो उसके लिए फाइट जारी है। अभी भी बहुत सारे अभी भी प्रूव करना पड़ता है। हालांकि बहुत बार होम्योपैथ्स प्रूव कर चुके हैं हर लेवल पर, चाहे वो पेशेंट्स का सेटिस्फैक्शन हो, रिजल्ट्स हो या रिसर्च की बात होती है, हर लेवल पे प्रूव करते रहे हैं, करते रहेंगे, पर राजाश्रय थोड़ा कमी पड़ता है। तो सर, अगर हम देख रहे हैं तो होम्योपैथी किन बीमारियों पर सबसे ज़्यादा असर डालती है, कितने जल्दी क्योर करती है? देखिए, जो चीज़ें जो बीमारी ठीक हो सकती है उनके लिए सबके लिए होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, बहुत ही एफिकेशियसली काम करती है। सिर्फ कुछ एक्यूट इमरजेंसीज को अगर आप छोड़ दें तो हर डिजीज जितना से जितना पुराना होगा, जितने ज़्यादा मरीज के वैयक्तिक लक्षण उसमें ज़्यादा होंगे बीमारी, उसके लिए होम्योपैथी ज़्यादा कारगर है। होम्योपैथी, जैसे मैंने अभी कहा कि जो बीमारी ठीक हो सकती है, जो एवरी डिजीज दैट इज क्यूरेबल दैट कैन बी क्योर्ड विथ होम्योपैथी, उसमें एक्यूट्स भी आ गए। उसमें आपने देखा होगा, खास तौर पर आजकल लोग होम्योपैथी प्रेफर करते हैं स्किन डिजीजेस के लिए या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस के लिए, फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए। लेकिन जब आपने जो पूछा कि किन किन डिजीजेस के लिए इफेक्टिव है, तो लोग अक्सर पूछते हैं होम्योपैथी में इसके लिए भी होता है क्या, उसके लिए भी होता है क्या। पेशेंट्स, डे टू डे पेशेंट्स पूछते हैं कि आपने आजकल देखा होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसके लिए भी है क्या, उसके लिए भी क्या। हर छोटी से छोटी कोल्ड से लेके कैंसर तक होम्योपैथी ट्रीट कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ के स्कोप एंड लिमिटेशंस होते हैं, तो उस बात को भी देखना चाहिए। सर, होम्योपैथी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लोगों के बीच में, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करते हैं। सच में स्लो काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं आज भी, जैसे मैंने कहा कि 8, 10, 15, 20 सालों में लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होम्योपैथी की तरफ हुआ है, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ अभी भी फैली हुई हैं। जब भी इन भ्रांतियों की बात निकलती है तो ये सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में। देखिए, स्लो तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये तो कौन सा डिजीज़ हम ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर भी है। सबसे पहली बात तो इसी होम्योपैथ की तरफ जब पेशेंट आता है तो बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के या दूसरे पैथीज के फिजिशियन की तरफ जाकर आते हैं, तो बहुत सारा टाइम है जो इसमें निकल जाता है। और कितना टाइम लगेगा, फास्ट है या स्लो है, ये तो उस डिजीज के नेचर पर भी। अगर आप किसी स्किन डिजीज के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोरियासिस के लिए आ रहे हैं, तो उसको आने में भी बहुत टाइम लगा, वो जाएगा भी बहुत टाइम से। लेकिन अगर आप मेरे पास फीवर के लिए आते हैं, अगर डायरिया के लिए आते हैं, वो तो मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। और एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि एक जनमानस में ये धारणा फैली हुई है, ये भ्रांति है कि होम्योपैथी वो कछुआ और खरगोश की कहानी है। हमें दवाई की स्पीड चाहिए होती है खरगोश की तरह, होम्योपैथी कछुए की तरह काम करती है, जनमानस में धारणा है। लेकिन जब दवाई और उसकी मात्रा एकदम अचूक जब उसका सिलेक्शन किया जाता है तो होम्योपैथी इनफैक्ट चीते की तरह काम करती है।
तो सर ऐसा कई बार देखा है कि होम्योपैथी काफ़ी लोगों को सूट होती है नहीं होती, ऐसा हो सकता है कि एलर्जी होती है होम्योपैथी से या फिर? नहीं, ऐसा तो एलर्जी तो नहीं है। हाँ, ये चीज़ सूट होने का ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जनरलाइजेशन होम्योपैथी में नहीं है कि सूट नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ रिएक्शंस हो, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल पेशेंट ए ने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, पेशेंट बी को फ़ायदा उतना नहीं हुआ या ऑलमोस्ट कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखा। ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल स्किल पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जनरलाइजेशन वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अगर माइग्रेन है तो उन्हें ये सेट ऑफ दवाइयों से फ़ायदा होगा, नहीं, वो उसमें इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन दवाई वेरी करती है। एक ही डिजीज से अफेक्ट हुए दो लोगों को अलग अलग होम्योपैथी दवाई लगेगी, अलग अलग मात्रा में लगेगी, और इसमें ह्यूमन स्किल बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई जनरलाइज्ड ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये फिजिशियन टू फिजिशियन स्किल मैटर करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि शायद कुछ लोगों को सूट ही नहीं करती। या फिर एक बात, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन या कोई और पैथी की बात करें, तो अगर हमें उतने रिजल्ट्स नहीं आए तो हम कहते हैं कि हो सकता है थोड़े डॉक्टर के स्किल का फ़र्क होगा, एक्सपीरियंस का फ़र्क होगा, या डिजीज़ शायद अभी उस लेवल पे है कि मैनेज नहीं किया जा सकता उतना इफेक्टिवली। पर जब हम होम्योपैथ के पास जाकर हमें शायद अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि हमें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम सीधा होम्योपैथी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये अक्सर होता रहा है और आज भी होता है। तो जब तक सूट ना होने की बात है, तो एक तो ह्यूमन स्किल भी डिफर करता है, और जो रिएक्शन वगैरह या एलर्जी ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर एक जो दूसरी भ्रांतियाँ हैं कि होम्योपैथी डिजीज़ को पहले बढ़ा देती, तो क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि जब किसी होम्योपैथ के पास पेशेंट आते हैं कोई, तो वो कई सारे डॉक्टर्स से होकर आते हैं। तो इस सिलसिले में कहीं कभी सप्रेशन जो हो जाता है, जो बीमारी को कहीं अंदर दबाने का जो काम जो हो जाता है जाने अनजाने, तो जो होम्योपैथी दवाइयों से कभी वो दबी हुई बीमारी सरफेस पर उभर कर आ सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो बीमारी है वो बढ़ गई, इनफैक्ट वो बढ़ी नहीं होती, वो जो दब गई है वो सरफेस पर आ जाती है। मतलब होम्योपैथी बेस से उसको निकालने की कोशिश करती है। हाँ, बेस से निकालने की कोशिश करती है। और जो आपके फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद लोगों को इचिंग या दूसरे कुछ स्किन डिजीजेस होने लगते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा है कि आपकी बॉडी कोई इंटरनल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को डैमेज नहीं करना चाहती, इसलिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत आपके सरफेस पर वो उसको फेंक देती है बॉडी। तो ये भी एक भ्रांतियाँ है कि क्यों तो होम्योपैथी सिर्फ जो क्रोनिक बीमारियां पुरानी उस पर इलाज करती है? नहीं, एक्चुअली एक्यूट्स में भी इस्तेमाल होती है, और एक्यूट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए जाते हैं। सर ऐसे खूब पथ्य, मतलब ऐसे बोला जाता है कि होम्योपैथी के वक्त को काफ़ी ज़्यादा, मतलब चाय छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, मतलब सारी चीज़ें छोड़ दो, क्या ऐसा है? चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, ये एक्चुअली आपने सुना होगा कि कुछ पहले नोकिया के मोबाइल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। हाँ। तो उसका रीज़न ये था कि वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हुआ करते थे। हाँ। तो क्या है, अगर ये सारे डाइटिक रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो शायद पैथी उतनी पेशेंट फ्रेंडली नहीं हो जाएगी। ऐसे रिसर्चेस हुए हैं कि ये प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, इनका सेवन करने के बावजूद भी जो एफिकेसी है वो होम्योपैथी मेडिसिन की कम नहीं हुई है। बस इन चीज़ों का सेवन में और होम्योपैथी दवाई के सेवन में कम से कम आधे घंटे का फासला अगर रखा जाए तो कोई भी ट्रीटमेंट में इंटरफियरेंस नहीं होता है। और ये बात प्रूव हो चुकी है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ मेडिसिन्स की एक्शन एनहांस भी होती है। मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन्स में कॉफ़ी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स की एक्शन एनहांस भी होती है। अब ये आपके होम्योपैथिक फिजिशियन बता पाएंगे कि आप, और कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो मेडिसिन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि ये फलाना मेडिसिन शुरू है तो ये फलाना परहेज पेशेंट को करना है। और कुछ परहेज तो डिजीज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब सिंपल सी बात जो हम सब लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक अवॉइड करना है, इस तरह का डाइट अवॉइड करना है। डायबिटीज़ है तो शुगर ही सब अवॉइड। ये जो कुछ तरह के जो परहेज, जो पथ्य अपन मराठी मध्ये म्हणतो, ये तो एक तो डिजीज़ के ऊपर निर्भर है, दूसरी बात कुछ दवाइयों के ऊपर निर्भर है, और जो इतना जनरल है कि कॉफ़ी बिल्कुल नहीं चलती है, प्याज, लहसुन,
ऐसा कुछ नहीं है, आधे घंटे के फासले के बाद आप बिल्कुल खा सकते हो उसको। तो मतलब टोटली रूमर्स है। रूमर नहीं है, पर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई। अगर बात है कि फिजिशियन का काम इतना ही नहीं है कि डिजीज को वो अच्छा करना है, ठीक करना है, ये सिर्फ नहीं है, पेशेंट का कॉम्प्लायंस भी देखना पड़ता है। छोटी छोटी बातों से, इसीलिए मैंने वो नोकिया मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया, पैथी को यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लेकिन उसमें डाइटिक रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ऐसा ना हो। सर सबसे बड़ा रूमर्स होम्योपैथी की दवाई में स्टेरॉइड होता है, ये एक्चुअली ये तो सरासर गलत है। ये एक्चुअली रूमर स्टार्ट कब से हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जनमानस में कुछ लोगों में रूमर फैला हुआ है। ये बिल्कुल नहीं है, स्टेरॉइड्स का कुछ भी रोल नहीं है। होम्योपैथी दवाई में स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं होती। होम्योपैथी दवाइयाँ प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस और मिनरल सोर्सेस से खास तौर पर, कुछ जो दवाइयाँ हैं वो दूसरे सोर्सेस से भी बनाई जाती है। मैं कॉमन मैन को ये बात समझ में आई इसलिए बता दूँ। स्टेरॉइड्स का बिल्कुल भी कोई, आप अगर लैब में जाकर टेस्ट भी करेंगे तो उसमें स्टेरॉइड्स का आपको नामशेष भी मिलेगा नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं। तो सर आपने कहा कि होम्योपैथी बेस से कोई बीमारी पे काम करती है, तो अगर वो बीमारी ऊपर आ रही है तो क्या उससे तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी? तकलीफ, हाँ, ये एक बहुत गौर करने लायक बात है कि अगर जैसे मैंने कहा कि कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर से होकर आता है पेशेंट, और इस दरम्यान अगर कोई बीमारी को जाने अनजाने में दबाया गया हो तो होम्योपैथी हर बार नहीं, जब दवाई अचूक और दवाई और उसकी मात्रा अचूक लग जाती है तो उसको सरफेस पर लाने की काम करती है। भले ही दवाई उसके शारीरिक रूप से हमें ऐसा दिखेगी कि बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्किन डिजीज था तो हमें देखेगा कि ज़्यादा पैचेस आ गया, थोड़ी खुजली वगैरह इस तरह के चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप जब होम्योपैथी दवाई इफेक्टिवली काम करती है, अगर आपको जज करना है तो आप मेंटली आपको एक सुकून आपको लगेगा हमेशा, भले ही डिजीज फिजिकली आपका प्रोग्रेस हुआ हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भले ही वो बढ़ गया हो उस सेंस में, फिजिकल एस्पेक्ट में, लेकिन आपको मेंटली एक सेंस ऑफ सूदिंग आपको लगेगा हमेशा, अगर दवाई की मात्रा और दवाई अगर सही चूज की जाए। सर डायबिटीज जो टाइप 1 वाले होती है, टाइप 2 वाली होती है, किसी को इंजेक्शंस चलते हैं, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो डायबिटीज वाले भी होम्योपैथी कंसल्ट में, क्योंकि एलोपैथी ज्यादा प्रेफर की जाती है। देखिए, जब ही हमारे पास इस तरह के कोई पेशेंट जाते हैं जो हाइपरटेंशन के लिए या डायबिटीज के लिए या हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए वगैरह वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए अपनी एलोपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप अपनी दवाइयाँ डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ये बिल्कुल नहीं। और डिसकंटिन्यू करना, जैसे जिन एलोपैथी डॉक्टर ने, ही इज़ द अथॉरिटी ऑफ दैट, उन्हें पता है वो किस तरीके से डिसकंटिन्यू करना है या डोज उसको टेपर करना है। मैं कभी नहीं कहता, मैं पर्सनली कभी नहीं कहता कि उसको अचानक से बंद कर दीजिए। और ये भी एक मिथ है कि ये भी एक मिथ्या भ्रांति फैली हुई कि होम्योपैथी और एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद या होम्योपैथी यूनानी या होम्योपैथी या और कोई थेरेपी साथ में नहीं ले सकते। ये भी अपने आप में, क्योंकि दोनों का जो स्पीयर ऑफ एक्शन है, दोनों का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल आप ले सकते हो। और इन दवाइयों को मैं खुद जानता हूँ कि अगर ये चीज़ें जब तक चल रही है तो कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल अवॉइड किए जा सकते हैं। सर खासकर जो एलोपैथी की दवाई होती है कड़ी भी होती है, बड़ी होती है, टैबलेट्स होती है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई मीठी गोलियां होती है, तो सब काफी लोगों की इसकी गोलियां सेम होती है, उसके जो कंटेंट्स चेंज होते हैं नहीं होते हैं। हाँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा ला सकते हैं, आपको ये सब एक जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, मीठी गोलियां दिख रही, साबूदाने की गोलियां, साबूदाने, ये जो स्टीरियोटाइप हो गया है ना, एक्चुअली ये जो साबूदाने की गोलियां जो आपको दिखाई देती है वो सिर्फ एक माध्यम है जिस माध्यम से हर होम्योपैथी दवाई दी जाती है। अगर आप थोड़ा ऊपर फोकस कर सकते हो तो आपको अलग अलग लिक्विड्स दिखाई दे रहे होंगे। ये लिक्विड, ये असल दवाई होती है। आप अगर नामों पे अगर आप जूम कर सकोगे तो आपको नाम अलग अलग दिखेंगे। तो हर बीमारी की अलग अलग दवाई, हर बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। नहीं, मिक्स करके नहीं, एक समय पर एक ही दवाई, मतलब कंटेंट में डाल, गोले में डाल के दी जाती है। हाँ, इन गोलियों में डाल कर दी जाती है। और बहुत सारे, एक ही दवाई बहुत सारे बीमारियों और लक्षणों पर काम करती है।
तो ये सिर्फ एक माध्यम है, इसीलिए सब एक जैसा दिखता है। तो ये भी सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं, सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है। वो तो सिर्फ एक माध्यम है, असली दवाई जो होती है वो लिक्विड में होती है। तो सर अभी भी होम्योपैथी में रिसर्च जारी है नई बीमारियों पर या फिर नई दवाइयों पर? ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी मिथ्या है कि अभी भी जो कोविड के टाइम्स में एक बात हमें सुनने में आ रही थी कि होम्योपैथी में रिसर्च नहीं होता। ये शायद बहुत बड़ी भ्रांतियों में से एक भ्रांति है कि हाँ, दूसरे पैथीज में और होम्योपैथी में रिसर्च की माने बिल्कुल अलग है, रिसर्च करने का मेथड कुछ सेम है, कुछ अलग है, लेकिन रिसर्च डेफिनेटली होता है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन होम्योपैथी, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेशली होम्योपैथी में रिसर्च के लिए ही बनाया गया है। वो भी ये एक इंस्टीट्यूशन एक जर्नल भी चलाती है, इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। अभी पिछले रविवार को ही एक इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत सी एक्टिव है कुछ लोग, तो एक यंग होम्योपैथ ने एक सीनियर होम्योपैथ का इसी बात पे इंटरव्यू लिया था कि होम्योपैथी में लेटेस्ट रिसर्चेस क्या हो रहे हैं। तो हमारे कुछ अगर दर्शक देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो वो भी मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा, वो बिल्कुल आप इंटरव्यू देख सकते हो। रिसर्चेस अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई रिसर्च डेफिनेटली चल रहा होगा, ये भी बहुत बड़ी मिथ है ये रिसर्च। और एक बात जो है कि हाँ, एक ज़रूर होता है कि कुछ दूसरे पैथीज की तरह होम्योपैथी दवाइयाँ जो अगर किसी समय पे उसका प्रूविंग हो जाती है तो और उसकी एफिकेसी एस्टैब्लिश हो जाती है, तो वो कुछ सालों बाद ऑब्सोलीट नहीं हो जाती। जैसे हम सुनते हैं कि अब ये फलाना एंटीबायोटिक है, ये फलाना दवाई आजकल यूज़ नहीं की जाती है। ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है, क्योंकि वो उनका जो प्रूविंग है वो ह्यूमन बींग्स पे होता है, मानव जाति पर उनका प्रूविंग्स होता है। और जो हम उसके जो लक्षण है जो कुछ सालों पहले पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, और कुछ सालों बाद, कुछ सदियों बाद भी पाए जाएंगे। इसलिए उस तरीके से कभी आउटडेटेड या ऑब्सोल्यूट नहीं होती है होम्योपैथी मेडिसिन। लेकिन फिर भी रिसर्चेस के बहुत सारे मायने हैं, वो तो चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। सर अभी की सबसे बड़ी मुसीबत कोविड-19 पे होम्योपैथी क्यूरेबल है या नहीं? बहुत से, हालांकि इसके लिए बहुत से टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास है। अगर हम कलेक्टिवली डेटा कलेक्ट करें तो लोगों ने, हम जैसे अगर आप होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी से बात करें तो उन्होंने दोनों के टेस्टिमोनियल्स हमें दिए हैं कि प्रिवेंट करने में भी कारगर रही है होम्योपैथी और क्योर करने में भी कारगर रही है। जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं उसके तो डेफिनेटली हमें खुली छूट दी गई है उसको हैंडल कर सके। सिर्फ सीवियर और जो जिन केसेस का रिक्वायरमेंट है आईसीयू, ऐसे केसेस में भी लोगों ने एज एन एडजंक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री उसको काम किया है और उसमें भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एज अ प्रिवेंटिव और एज अ क्यूरेटिव दोनों में ही अपना रोल होम्योपैथी ने प्ले किया और बहुत ही सक्सेसफुली प्ले किया है। सर अगला सवाल कि पिछले साल कोरोना पैंडेमिक जब फुल फ्लेज में था, मतलब काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर सरकारी मतलब संस्थाओं ने होम्योपैथिक दवाई डिस्ट्रीब्यूट की थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे काम करते हैं? वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और जो आयुष मिनिस्ट्री और सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने ही उसको अप्रूव किया था। तो बस एक बात, कई नॉन मेडिकल एजेंसीज भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो मैंने देखा किसी बेकरी पे भी वो बेची जा रही थी, किसी लोकल, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जहाँ से होम्योपैथी का प्रचार जिस तरीके से भी किया जा सकता है वो तो उस बात की तो खुशी होगी हमें। लेकिन सेकेंड वेव के दरमियान भी कुछ दवाइयों को लेकर व्हाट्सएप चल रहे थे। मेरा यही मैसेज है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो ना करते हुए अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही कोई भी दवाई ले। हालांकि वो आयुष मिनिस्ट्री और CCRH ने खुद अप्रूव किया था, लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने सेल्फ मेडिकेट किया था। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि भले ही वो एक जनरल एक इम्यून बूस्टर और एक कोविड को रोकने के लिए एज अ प्रिवेंटिव उसको रिकमेंड किया गया था, लेकिन अगर आप दूसरे किसी बीमारियों के लिए ऑलरेडी होम्योपैथी ले रहे हो या कोई भी छोटा मोटा डाउट है उसके लिए होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही
अपनी मेडिसिन ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करे, वही एडवाइजेबल है। सर अभी होम्योपैथी सिर्फ बड़ों पे काम करती है कि बच्चों पे भी काम करती है? न्यूबॉर्न बेबी पे होम्योपैथी काम करती है, सिर्फ बूढ़ों पे काम करती है? होम्योपैथी सारे एज ग्रुप्स पर काम करती है। स्त्री पुरुष सारे एज ग्रुप, 1 दिन के बच्चे से लेकर 99 साल के बूढ़े तक होम्योपैथी काम करती है और बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। और सिर्फ मनुष्य जाति पर ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधों पर भी काम करती है। ओह, ठीक है, बराबर। अच्छा। तो ये थे डॉक्टर सत्यजीत कुच्चर। उम्मीद है इन्होंने आपके सभी होम्योपैथी रिलेटेड सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी लक्षण हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथी अभी सबसे सेफ मानी जाती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर सत्यजीत कुच्चर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनका एड्रेस नीचे लाइन में चल रहा है। तो आज इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।